हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लवर पर। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, आज के इस सेशन के अंदर हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्विज और देखते हैं कि आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने कोवेंटेड सिविल सर्विस ऑफ इंडिया का सर्जन किया था, जो कि आगे चलकर भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। यानी कि स्पष्ट तौर पर यह पूछा गया है कि भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन है। तो ये कौन है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन होगा सी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाना जाता है, ठीक है, भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में। अब देखिए, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये कौन थे, बंगाल का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और जो कार्यकाल की अगर बात करें तो देखिए 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। इसके अलावा देखिए, जो अन्य महत्वपूर्ण कार्य था वो क्या था इसका, कि बंगाल और बिहार के अंदर इसने क्या लागू किया था, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बंगाल का जो स्थायी बंदोबस्त है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, ये किसने लागू किया था, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। तो सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखिए प्रश्न संख्या 2 यहाँ है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। अब देखिए, क्रिप्स मिशन जो है उसके बारे में आप लोग जानते हैं कि ये भारत के अंदर कब आया था, 1942 की बात है, ठीक है, 1942 में ये आया। और ये आया क्यों था, यानी कि इसका काम क्या था। तो ये देखिए, उस दौरान क्या था, सेकेंड जो है वर्ल्ड वॉर चल रही थी। तो इस वर्ल्ड वॉर में, विश्व युद्ध के अंदर भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए ये क्रिप्स मिशन भेजा गया था। तो क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष था उसका क्या नाम था, स्टेफोर्ड क्रिप्स था। तो उसी के नाम पर इस मिशन को क्या बोला गया, क्रिप्स मिशन कहा गया। तो देखिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है तो उसके आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, यानी कि बात करने वाले कौन थे इस मिशन के साथ में। तो वो थे, देखिए ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। इसके अलावा अगर देख ले आपसे पूछ लिया जाए कि इंडियन जो मुस्लिम लीग थी उसकी तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो वो कौन थे, मोहम्मद अली जिन्ना इसके आधिकारिक वार्ताकार थे। इसके अलावा देखिए, एक हिंदू महासभा थी, उसके वार्ताकार कौन थे, वीर दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर यानी कि, और जयकर। इसके अलावा देखिए, जो ये अनुसूचित जाति की जो समिति थी उसके तरफ से कौन थे, भीमराव अंबेडकर, इनसे बातचीत करने वालों के अंदर। तो ये आप याद रखेंगे। और देखिए, क्रिप्स मिशन के बारे में एक बहुत ही पॉपुलर बात है जो कि किसने कही थी, महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा था, पोस्ट डेटेड चेक कहा था, ठीक है। काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार आता है कि पोस्ट डेटेड चेक किसको कहा था महात्मा गांधी ने, तो क्रिप्स मिशन को कहा था, ठीक है। अगर आपसे देखिए पूछा जाए कि भाई किसने जो क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया था इसका समर्थन किया था, तो समर्थन देखिए, ये सब तो विरोध करने वाले हो गए, जिन्होंने इंडियन मुस्लिम लीग ने विरोध किया था, ये जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब ने क्या किया था, विरोध किया था। तो समर्थन करने वाले का अगर नाम पूछ लिया जाए तो वो कौन था, अरविंद घोष। तो अरविंद घोष जो है उन्होंने क्या किया था, इसका क्रिप्स मिशन का समर्थन किया था। तो ये याद रखना है आपको। बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3 कि वर्ष 1931 में आईएनसी का देखिए अधिवेशन हुआ था कराची के अंदर। तो इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे। किसने मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन के अंदर काफ़ी जानकारियाँ दे दी गई है, नहीं तो देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं पिछले आईएएस के एग्जाम में या अन्य जो परीक्षा होती है उनके अंदर। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन यही बन जाता है कि जो आईएनसी का जो 1931 का जो अधिवेशन था, जो सेशन था कांग्रेस का, वो कहाँ पर आयोजित किया गया था। तो वो कहाँ किया गया था, कराची के अंदर किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये सरदार पटेल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो इसी सेशन के अंदर क्या था कि मूल अधिकारों और जो आर्थिक कार्यक्रम उनका प्रारूप प्रस्तुत किया गया था। तो वो किसके द्वारा किया गया था, वो किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आईएएस परीक्षा में आ चुका है 2010 के अंदर। तो ये आपने याद रखना है। जो इसके अलावा अन्य चीज़ें देखिए जो क्वेश्चन के अंदर है ये भी आप नोट कर लेंगे। तो देखिए, ये जो अधिवेशन है, ये कराची का अधिवेशन, ये कब हुआ था, देखिए अगर पूरी डेट पूछी जाए तो 29 मार्च 1931 को ये हुआ था। अब देखिए 29 मार्च 29 मार्च 1931,
अब मार्च 1931 देखकर कुछ ध्यान में आता है क्या कि 23 मार्च 1931 इस दिन क्या हुआ था आपको पता है कि जो शहीद है भगत सिंह हो गए, राजगुरु सुखदेव, इनको फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, तो इससे पहले जो है गांधी और इरविन पैक्ट हुआ था। तो गांधी ने जो ये इरविन और गांधी पैक्ट हुआ था इसके अंदर इन तीनों की फांसी की सज़ा की माफ़ी के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया था। और उसके देखिए उनके बाद उसको फांसी हो गई भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च को। उसके देखिए ठीक 6 दिन बाद ही ये सेशन हो रहा है कराची के अंदर 29 मार्च को। तो जाहिर सी बात है कि जब महात्मा गांधी ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था तो क्या हुआ था भाई, भारी विरोध का इनको सामना करना पड़ा था। जो जनता थी देखिए वो इनसे गांधी से नाखुश थी इस समय के अंदर, तो काले झंडे दिखाए गए। उसके अलावा इनका बहुत ज़्यादा विरोध भी किया गया था। और इस सेशन के अंदर क्या किया गया था देखिए, जो गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था, जो समझौता हुआ था, उसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं। उसको देखिए क्या कहा जाता है, दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। तो दिल्ली समझौता जो हो गया था इसको मंजूरी देने के लिए जो सेशन है ये आयोजित किया गया था। तो देखिए इसमें जब गांधी का इतना विरोध हुआ था तो उस समय के अंदर जो सुभाष चंद्र बोस है उनके द्वारा एक कथन कहा गया था गांधी के लिए। इन्होंने कहा था सुभाष चंद्र बोस ने कि गांधी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा है। ठीक है, तो ये किसका कथन था, सुभाष चंद्र बोस का कहना था इस सेशन के बारे में कि जो आईएनसी का जो कराची अधिवेशन है 1931 का, ये महात्मा गांधी की लोकप्रियता व सम्मान की पराकाष्ठा है। ये किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। ये क्वेश्चन भी आ चुका है यूपी पीसीएस के अंदर, तो ये ध्यान रखना है आपने। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं है। तो देखिए नाम आपने देखने हैं, ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि किसका नाम जो है भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो देखिए इनके बारे में तो निश्चित रूप से आपने सुना ही होगा, तुकाराम, ये त्यागराज और वल्लभाचार्य। नागार्जुन जो है इनका नाम कहीं भी भक्ति आंदोलन से नहीं जुड़ता। तो ये नागार्जुन कौन है, देखिए ये एक हिंदी साहित्य के प्रख्यात कवि हैं एक, ठीक है, हिंदी भाषा के कवि हैं। और इनका जो ओरिजिनल नाम की बात करें तो वो क्या है, वैद्यनाथ मिश्र जो है वो इनका रियल नाम है। ठीक है, और इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब देखिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है तो वो कितनी भाषाओं के अंदर दिए जाते हैं, वो दिए जाते हैं 24 भाषा के अंदर। जैसे कि 8वीं अनुसूची में आपको पता है कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। उसके अलावा जैसे एक तो राजस्थानी हो गई और एक हो गई इंग्लिश, तो ये मिलाकर टोटल 24 होगी। तो इसके अंदर ये जो पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए ये जो 2019 का जो हिंदी का साहित्य पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो किसको मिला है, नंद किशोर आचार्य को। उनकी एक कविता थी छीलते हुए अपनों को, तो उसके लिए इनको मिला था। तो देखिए क्वेश्चन क्या था कि कौन जो है भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक नहीं था, तो वो कौन था, नागार्जुन। ठीक है, बाकी सब ये भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। देखिए जैसे कि जो तुकाराम है उनके बारे में पढ़ा होगा आपने कि ये कौन से राज्य से संबंधित थे, महाराष्ट्र थे। ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर भक्ति आंदोलन चलाया था। इनको तुकोबा के नाम से भी जाना जाता है, तुकोबा के नाम से जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि ये जो तुकाराम है ये किसके समकालीन थे, तो ये थे जहांगीर के समकालीन। जो मुगल बादशाह जहांगीर है उनके समय काल से इनका समय काल मैच होता है, उसी समय के थे ये। उसके अलावा जो त्यागराज यहाँ पर दिया गया है ये कहाँ से थे, तमिलनाडु से संबंध है इनका। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये जो है त्यागराज ने भाई भक्ति साहित्य लिखे थे, भक्ति से भरी हुई कविताएं और गीत गाने भजन जो भी उनकी रचना की थी। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि फतेहपुर सिकरी का जो इबादत खाना है वो क्या था। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, जो मुगल साम्राज्य की जो क्विज है उसके अंदर। तो इबादत खाना जो है उसका संबंध किससे है, उसकी स्थापना देखिए अकबर के द्वारा की गई थी इबादत खाने की। ठीक है, फतेहपुर सिकरी के अंदर की थी। और कब की थी ये स्थापना, उन्होंने अकबर ने 1575 ईस्वी के द्वारा 75 ईस्वी में की थी। और इबादत खाना का मतलब क्या था, देखिए ये यानी कि पूजा कक्ष था, एक पूजा का भवन था। लेकिन बाद में क्या था, अकबर ने यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर आने की अनुमति दे दी थी। यानी कि सभी धर्मों के जो जानकार व्यक्ति थे वो यहाँ पर, धर्म गुरु जो भी थे वो इकट्ठा होते थे। धर्म के ऊपर वो अपना क्या करते थे, विचार विमर्श करते थे और अकबर बैठकर सुना करता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर क्या किया करता था, चर्चा किया करता था। तो वो क्या जगह थी, इबादत खाना। और कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी के अंदर। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वारा किया गया था। अपने जैसे गुजरात उसकी जब विजय हो गई थी तो वहाँ पर बुलंद दरवाज़ा भी बनाया था उसने, जो कि किसको देखकर बनाया था, यानी कि उसका प्रेरणा स्रोत कौन था बुलंद दरवाजे का, जो अतारकीन का दरवाजा है नागौर के अंदर, उससे प्रेरित होकर यहाँ पर वो बनवाया गया था। ठीक है, ये बुलंद दरवाज़ा। तो इसका आंसर हो गया सी। बढ़ते हैं आगे, देखिए प्रश्न संख्या 6। यहाँ पर बात हो रही है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि जो कि 1665 ईस्वी के अंदर हुई थी, शिवाजी और औरंगजेब के सेनापति के बीच हुई थी। तो वो सेनापति कौन था? तो देखिए औरंगजेब ने किसको भेजा था ये संधि करने के लिए? जो आक्रमण किया गया था पुरंदर पर, वो किसके द्वारा किया गया था? जो मिर्जा राजा जय सिंह है उनको भेजा गया था। ठीक है, तो उसने अटैक किया था पुरंदर पर। तो बाद में क्या था, शिवाजी और इसके बीच में, मिर्जा जय सिंह के बीच में संधि हो जाती है। कौन सी संधि? पुरंदर की संधि। तो देखिए जो पुरंदर की संधि है ना, इस नाम से ये दो संधियां हैं पुरंदर की संधि। तो यहाँ पर जैसे आपको दे दिया गया है कि 1665, तो एक तो पुरंदर की संधि कौन सी हो गई, 1665 की। अगर दूसरी की बात की जाए तो देखिए वो है 1776 के अंदर हुई थी एक पुरंदर की संधि। तो जो 1776 वाली हुई थी वो भी किसके बीच में हुई थी? वो भी मराठों के बीच में थी। यानी कि मराठे तो थे ही थे, उसके अलावा कौन थे दूसरी तरफ? अंग्रेज थे जो भारत में आ गए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में हुई थी। तो ये दो संधि आप समझ गए। अब जो पुरंदर की संधि है जो कि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुई थी, तो इस संधि के अंदर क्या हुआ था? देखिए शिवाजी ने अपने 23 किले किसको दे दिए थे? औरंगजेब को दे दिए थे। इसके अलावा देखिए जो शिवाजी का जो पुत्र था जिसका क्या नाम था, संभाजी, तो संभाजी को भी एक सैनिक दल के टुकड़ी के साथ क्या था, मुगल सेना के अंदर भेज दिया गया था। इसके अलावा इस संधि के अनुसार ही देखिए जो शिवाजी हैं वो मिलने के लिए कहाँ जाते हैं, औरंगजेब के पास गए उनके दरबार के अंदर। तो औरंगजेब ने क्या किया था, जयपुर महल के अंदर शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया था, नज़रबंद कर लिया था। फिर बाद में वहाँ से शिवाजी भाग जाते हैं। तो ऐसी स्टोरी थी, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर जो भी आपको बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि सिंध में दिरहम नाम का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? सिक्के की बात चल रही है, तो किसने चलाया था दिरहम? देखिए ये चलाया गया था अरबों के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, जो अरब यहाँ पर व्यापार करते थे, जो भारत के साथ में सिंध वाला क्षेत्र जो पाकिस्तान का, यानी जो पहले भारत में ही था, तो यहाँ पर एक सिक्का चलाया गया था अरबों के द्वारा। उसका क्या नाम था? दिरहम नाम था। ठीक है, तो ये याद रखना है। इसके अलावा देखिए अगर मुग़लों की बात करें तो कुछ सिक्के हैं, जैसे अकबर कालीन सिक्के हैं। एक तो मुहर हुआ करता था, मुहर ये सोने का है। ठीक है, मुहर हो गया। एक क्या था, संछब था, एक इलाही था। ये सब किसके सिक्के हैं? ये सोने के थे। इसके अलावा देखिए अकबर का ही था, ये रुपया चलाया था उसने, ये चांदी का था। ये जो रुपया जो चांदी का है ना, ये किसने चलवाया था? शेर शाह सूरी के समय काल का है। ठीक है, उसके अलावा अगर अकबर की बात करें, जो अकबर का चांदी का सिक्का था उसका क्या नाम था? जलाली नाम से था। तो ये याद रखना आपने। उसके अलावा जो पुर्तगाली भारत के अंदर आए थे, देखिए पुर्तगाली कब आए थे? पहले वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी में। लेकिन पुर्तगालियों ने यहाँ पर किसी भी प्रकार का सिक्का नहीं चलाया था। लेकिन जो बाद में आए थे, डच आए थे भारत के अंदर 1595 ईस्वी में। तो डच ने जो पुलिकट है वहाँ पर एक किला बनाया था अपना, गोल्डरिया किला उसका नाम था किले का। तो वहीं पर उन्होंने एक अपनी टकसाल भी लगाई थी सिक्कों की, जहाँ पर कि देखिए सोने के सिक्के बनाए जाते थे। तो जो सोने का सिक्का था उसको क्या कहा जाता था? पगोड़ा कहा जाता था। तो ये कौन बनाते थे? डच बनाते थे, डच। गोल्डरिया किले के अंदर जो कि पुलिकट में था। ठीक है, वहाँ फैक्ट्री भी थी और ये फोर्ट भी बनाया था उन्होंने। तो ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि रावर का युद्ध जो कि राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम ही था। तो उसने कब आक्रमण किया था? 1712 ईस्वी के अंदर आक्रमण किया था। ठीक है, ये पहला जो है आक्रमण था। तो ये घटना कुछ इस प्रकार से थी, देखिए शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इराक का शासक था, उसका नाम क्या था? मंसूर हजाज नाम था, मंसूर हजाज नाम था। तो देखिए क्या हुआ, इसके शासन काल में जो भी भाई खलीफा होगा कोई,
तो खलीफा था ना, तो श्रीलंका का कोई शासक था, उसने खलीफा के लिए पुरस्कार भेजा था। तो देखिए जो दाहिर का क्षेत्र है वहाँ पर वो पुरस्कार लूट लिया समुद्री लुटेरों ने। तो इसने दाहिर ने कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। तो इससे ही नाराज़ होकर जो मंसूर अजाज है, जो कि ईरान का शासक था, उसने किसको भेजा था? मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था भारत पर आक्रमण करने के लिए, यानी कि दाहिर पर आक्रमण करने के लिए 1712 ईस्वी में। जो मोहम्मद बिन कासिम है, देखिए लड़का ही था, छोटी उम्र का, 17 वर्ष का था जब इसने आक्रमण किया था। तो आक्रमण किया था और इसने क्या किया था, ये जो राजा दाहिर है इसको पराजित कर दिया था। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आ जाए कि भाई पहला तुर्क कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? तो वो कौन था? सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन ऐसा तुर्क था जिसने क्या किया था, भारत पर आक्रमण किया था। अब सुबुक्तगीन कौन था? देखिए सुबुक्तगीन था जो महमूद गजनवी है उसका पिताजी, महमूद गजनवी का पिताजी था ये कौन? सुबुक्तगीन, इसका बेटा था वो। और इसने कब आक्रमण किया था? देखिए 977 ईस्वी में किया था। जो भारत के अंदर जो हिंदू शाही राजवंश था ना, उसका राजा था जयपाल। तो जयपाल के विरुद्ध ये आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? सुबुक्तगीन के द्वारा 977 ईस्वी में, जो कि पहला तुर्क आक्रमण था। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 9। सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए जो सोमनाथ मंदिर है वो बहुत बार जो है, जो आक्रमणकारी थे उनके द्वारा तोड़ा गया, बार बार इसका अनेक राजाओं के द्वारा पुनर्निर्माण करवाया गया। तो ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा कि भाई किसके द्वारा करवाया गया था। तो काफ़ी बार तोड़ा गया था। तो यहाँ पर देखिए जो सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको पता है, जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था सोमनाथ के ऊपर, वो कब किया गया था? 1025 ईस्वी में किया गया था, जिसका अभी अभी हमने जिक्र किया है, सुबुक्तगीन। इसी का बेटा था कौन? मोहम्मद गजनवी। तो मोहम्मद गजनी या गजनवी। तो मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया था 1025 में, सोमनाथ मंदिर को बुरी तरह से तोड़ दिया था और यहाँ पर भारी लूटपाट की थी। तो उसके बाद देखिए क्या था, गुजरात का जो शासक था भीमदेव, भीमदेव इसके अलावा जो मालवा वाला क्षेत्र था, जो मालवा का क्षेत्र था, वहाँ का राजा कौन था? राजा भोज। तो राजा भोज और जो भीमदेव प्रथम है, इन्होंने क्या किया था, जो सोमनाथ मंदिर है इसका पुनर्निर्माण करवाया था। ये पुनर्निर्माण करवा दिया। उसके बाद देखिए जब दिल्ली सल्तनत काल में भी क्या हुआ था कि इसके ऊपर दोबारा से आक्रमण किया गया था, ये तोड़ दिया था, ठीक है, इसको भी। तो बाद में जो अंतिम रूप से देखिए 1995 ईस्वी में, ये अभी की बात है, आज़ादी के बाद 1995 में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके द्वारा क्या किया गया था, इसका पुनर्निर्माण करवाया गया था। ये 1955 है, ये 1955 में पुनर्निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसका वल्लभ भाई पटेल के द्वारा पुनर्निर्माण करवा के भारतीय जनता को ये समर्पित किया गया था सोमनाथ मंदिर। तो ये ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? यहाँ पर सिकंदर के बारे में आप जानते हैं, सिकंदर को किस नाम से जाना जाता है? सिकंदर महान के नाम से, ठीक है। और इसके अलावा देखिए दूसरा सिकंदर या फिर सिकंदर ए सानी के नाम से किसको जाना जाता है? वो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी को। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है किसकी? ओरिजिनल सिकंदर की। तो जो सिकंदर था, सिकंदर महान, उनके पिता का क्या नाम था? फिलिप सेकंड। तो फिलिप सेकंड का ये पुत्र था सिकंदर। तो इसने क्या किया था? देखिए 1326 ईसा पूर्व की बात है, इसने भारत पर आक्रमण किया। अब आक्रमण करता हुआ ये आ रहा है। जो सबसे पहले आक्रमण किया देखिए वो काबुल पर किया था, ठीक है। काबुल पर आक्रमण किया, जीत लिया काबुल को। उसके बाद आगे बढ़ा, उसके बाद आगे था तक्षशिला। तक्षशिला के बारे में आपने सुना होगा। तो जो तक्षशिला है वो देखिए वर्तमान पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला का जो शासक था वो था अम्बी। तो अम्बी ने भी हथियार डाल दिए, अधीनता स्वीकार कर ली। उसके बाद ये और आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो क्या आ गया? पंजाब, यानी कि पाकिस्तान वाले क्षेत्र की तरफ से आ रहा है। तो पंजाब का जो शासक था वो कौन था? पोरस। और सिकंदर और पोरस के बारे में ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा युद्ध लड़ा गया था? झेलम का युद्ध, ठीक है। झेलम का युद्ध भी बोलते हैं, वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, या हाइडेस्पिस का युद्ध भी बोलते हैं। तो इस युद्ध में क्या हुआ था? जो पंजाब का शासक था पोरस, उसको हरा दिया गया था। तो उसके बाद बस वो आगे नहीं बढ़ा था, तो सिकंदर यहीं से वापस चला गया।
और जो जाते समय जैसे क्या था 323 ईसा पूर्व की बात है, जो बेबीलोन है वहाँ पर मृत्यु हो गई थी इसकी, ठीक है। बीमार हो गया था, दिमागी बुखार हो गया था, जिसके चलते मृत्यु हो गई थी। तो देखिए अगर ये और आगे बढ़ता तो उस समय के अंदर शासन किसका चल रहा था यहाँ पर, नंद वंश का, ठीक है। नंद वंश का शासन था और घनानंद राजा था यहाँ पर। तो इसके बाद क्या हुआ था, देखिए जो नंद वंश का जो शासक था घनानंद, घनानंद को ही किसके द्वारा पराजित किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको पराजित किया घनानंद को, और क्या किया था, मौर्य वंश की स्थापना कर दी थी भारत के अंदर। तो ये याद रखना है, नंद वंश पूछ लिया जाए, नंद वंश का जो अंतिम शासक कौन था, घनानंद था, ठीक है। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन हो गया, चंद्रगुप्त हो गया। काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं, आप खाली ये ना लेकर चलें कि 20 क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो आपको फैक्ट बताए जा रहे हैं उनको भी देखें आप, क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी, क्यों की गई थी हंटर आयोग की नियुक्ति और किससे संबंधित है, ये बताना है आपको। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बता दूं कि देखिए जो हंटर आयोग के नाम से है ना, दो चीज़ें हैं। एक तो यही हो गया, क्या नाम है, हंटर आयोग। उसके अलावा देखिए एक है हंटर कमेटी भी है, एक कमेटी। तो ये दोनों आपको बता देता हूँ क्या है, कि देखिए जो हंटर आयोग है इसका संबंध किससे है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल से है। तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में क्या हुआ था कि भारतीय शिक्षा के अंदर मतलब रिफॉर्म लाने के लिए, सुधार लाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से, भारतीय शिक्षा आयोग। तो भारतीय शिक्षा आयोग का गठन हो गया। इसका जो अध्यक्ष बना था ना, उसका नाम क्या था, सर विलियम हंटर था, सर विलियम हंटर। तो सर विलियम हंटर के नाम से इस आयोग का क्या नाम पड़ गया, हंटर आयोग। तो ऑप्शन तो इसका तो क्या बन गया, हंटर आयोग का भारतीय शिक्षा के विषय में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अब दूसरी चीज है देखिए हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी का संबंध किससे है, जो 1919 के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, रोलेट एक्ट के विरोध में, तो हत्याकांड हो गया। तो उसकी जांच करने के लिए देखिए एक कमेटी का गठन किया गया था। तो उस कमेटी का क्या नाम था, हंटर कमेटी। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जलियांवाला बाग की जांच कर ली हंटर कमेटी ने, लेकिन अपना नतीजा इन्होंने क्या सुनाया था कि जो घटना का जो वास्तविक जिम्मेदार वैसे कौन था, देखिए जनरल डायर ही तो था। तो इन्होंने जनरल डायर को क्या कर दिया था, निर्दोष बता दिया था। तो ये ऐसी इन्होंने वही छानबीन की थी उसके अंदर, वो डाकू को क्या बता दिया, निर्दोष बता दिया। बढ़ते हैं आगे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12। वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई थी, वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो देखिए इंडियन मुस्लिम लीग के बारे में भाई कॉमन सा क्वेश्चन है कि कब स्थापना हुई थी, 1906 के अंदर हुई थी। उस समय पूछा जाता है कि वायसराय कौन हुआ करता था, तो वो था लॉर्ड मिंटो वायसराय हो गया। तो और स्थापना कहाँ पर हुई थी, ढाका के अंदर हुई थी। और किसके द्वारा की गई थी, ये की गई थी देखिए ढाका का नवाब था, उसका नाम क्या था, सलीमुल्ला। तो सलीमुल्ला ने इसकी स्थापना कर दी। उसके बाद पूछा जाता है कि इसका जो देखिए प्रथम अध्यक्ष कौन था इंडियन मुस्लिम लीग का, तो वो कौन था, वकार उल मुल्क, ठीक है। वकार उल मुल्क ये क्या था, इसका जो प्रथम अध्यक्ष था इंडियन मुस्लिम लीग का। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि जो आईएमएल है इंडियन मुस्लिम लीग, तो लंदन के अंदर इसकी एक शाखा की स्थापना की गई थी, वो कब, 1908 के अंदर। तो वो किसने की थी, वो की थी अमीर अली की अध्यक्षता में की गई थी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होगा, अमीर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित के भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे। जैसे आजकल होते हैं बाहर दूतावास होते हैं, राजदूत होते हैं वहाँ पर, तो आपको बताना है कि भाई निम्न में से कौन सा राजा था जिसने आजकल की तरह ही दूतावास स्थापित किए थे। तो यहाँ पर बात हो रही है मैसूर के शासक की, जिसका कि क्या नाम था, टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो टीपू सुल्तान आपको पता है किसका पुत्र था, हैदर अली का पुत्र था। तो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुए थे, इनके 4 युद्ध हुए थे, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध बोलते हैं। तो जो चौथा युद्ध हुआ था उसके अंदर मृत्यु हो गई थी टीपू सुल्तान की। उसके अलावा देखिए टीपू सुल्तान जो था वो किससे प्रभावित था, फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित था। तो फ्रांसीसी क्रांति के जो आदर्श वाक्य था वो क्या था, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो ये सभी अपनाता था। इसके अलावा देखिए
अन्य क्वेश्चन आते हैं इनके बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में कि क्या था, एक जैकोबिन क्लब था, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, कहाँ पर की थी टीपू सुल्तान ने? श्रीरंगपट्टनम के अंदर की थी। और अगर पूछ लिया जाए कि जैकोबिन क्लब क्या था, तो ये एक क्रांतिकारी विचारों पर आधारित एक संस्था थी। तो इसकी स्थापना भी की और इसकी सदस्यता भी ली थी। इसके अलावा टीपू सुल्तान था, देखिए खुद को नागरिक टीपू कहा करता था। और ये बात चल रही है दूतावास की, तो देखिए क्या क्या किया था। जैसे कि भाई फ्रांस हो गया, अरब कंट्री कुस्तुनतुनिया और काबुल, और देखिए इसके अलावा मॉरिशस वगैरह में क्या किया था, दूत भी भेजे थे वहाँ पर और दूतावास वगैरह भी स्थापित किया था। और जो अंग्रेज़ थे उनके खिलाफ सहायता के लिए सहायता भी मांगी थी इन लोगों से, फ्रांसीसी वगैरह से, लेकिन समय पर सहायता नहीं मिल पाई थी। तो जिसके चलते क्या हुआ था, चौथे युद्ध के अंदर हार हो गई थी और मृत्यु हो गई थी। तो देखिए जो साम्राज्यवादी लेखक हैं, जो अंग्रेज वगैरह हो गए, तो इन्होंने टीपू सुल्तान को एक उपाधि दी है। क्या कहा है टीपू सुल्तान को? सीधा साधा दैत्य। सीधा साधा दैत्य किसको कहा जाता है? तो ये टीपू सुल्तान को कहा है इन्होंने, साम्राज्यवादी लेखकों ने। तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो बंदरगाह है उसे बाबुल मक्का या फिर मक्का द्वार कहा जाता है? तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है किसकी? सूरत की बात हो रही है। ठीक है, तो सूरत आपको पता है कि क्या था, ये जो व्यापारिक कंपनियां यहाँ पर आ गई थी, पुर्तगाली, डच वगैरह, फ्रांसीसी, अंग्रेज, तो सबके लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था सूरत। और व्यापार की दृष्टि से सबसे ज़्यादा मुनाफा देने वाला था, वस्त्र व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, जो अंग्रेज़ों ने अपनी, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसकी जो पहली फैक्ट्री की स्थापना हुई थी वो कहाँ पर की हुई थी? सूरत के अंदर ही हुई थी। तो ये सब चीज़ें आपने याद रखनी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए कालीकट दिया गया है, तो कालीकट क्या था? कालीकट के अंदर ही वास्को डी गामा आया था 1498 ईस्वी के अंदर। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पर आया था। और भरूच की, ये वही गुजरात वाले क्षेत्र में कैम्बे जो है, यहीं पर क्या था, जो अकबर है उसकी मुलाकात किससे हुई थी? पुर्तगालियों से हुई थी। ठीक है, पुर्तगाली देखे थे अकबर ने सबसे पहले यहाँ पर कैम्बे में। तो ये चीज़ हो गई। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था? देखिए रामानंद के द्वारा। तो रामानंद से पहले जो लोग प्रचार कर रहे थे वो देखिए अपनी स्थानीय भाषा का उपयोग कर रहे थे या फिर संस्कृत भाषा का ज़्यादा प्रचलन था। तो रामानंद पहले ऐसे भक्ति आंदोलन के वो थे प्रवर्तक जिन्होंने कि संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। तो देखिए जो रामानंद है उनका नाम किससे जुड़ता है? जो उत्तर भारत का क्षेत्र है ना, तो उत्तर भारत के क्षेत्र में क्या किया था इन्होंने? भक्ति आंदोलन चलाया था। और देखिए किसकी पूजा करते थे, किसके उपासक थे? भगवान राम की पूजा किया करते थे ये। अगर देखिए इनके शिष्य की बात करें तो काफ़ी, देखिए शिष्य इनके काफ़ी महान हुए हैं, जैसे कि कबीर इनके शिष्य थे। उसके अलावा देखिए रविदास, ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा पॉपुलर, आपको पता ही है। और इसके अलावा देखिए धन्ना भी नाम से था, भक्त धन्ना और पीपा, ये सब इसके शासनकाल में हुआ करते थे। और देखिए जो तुलसीदास है यहाँ पर, तो क्वेश्चन आता है तुलसीदास किसके समकालीन है? तो अकबर के समकालीन है तुलसीदास। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 16, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना जो पहला कारखाना निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ लगाया? तो ये कहाँ लगाया था? ये लगाया था वहीं जहाँ पर अंग्रेज़ों ने लगाया था, सूरत के अंदर। ठीक है, तो सूरत के अंदर लगाया था। कब लगाया था? 1668 ईस्वी के अंदर लगाया था और इनका पहला कारखाना था। ठीक है, इसके अलावा देखिए सूरत के अंदर अंग्रेज़ों ने भी लगाया था पहला। 1608 में अनुमति मिली थी 1608 के अंदर अंग्रेज़ों को, लेकिन बीच में वो कैंसिल हो गई थी 1612 में। फिर यानी बीच में कैंसिल हो गई, 1612 में फिर से दी गई। 1613 में फैक्ट्री बनकर इनकी यहाँ पर तैयार हुई थी सूरत के अंदर। तो अंग्रेज़ों ने लगाई 1613 में और इन्होंने कब लगाई फ्रांसीसियों ने? 1668 ईस्वी के अंदर। ठीक है, ये याद रखना है। पुलिकट जो है वो देखिए गोल्डरिया किला था यहाँ पर, तो डचों ने क्या किया था, यहाँ पर अपनी टकसाल लगाई है। इसी आज के इस सेशन में मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, कोचिन कुछ है नहीं। जो कासिम बाजार है ये कहाँ पर था? बंगाल के अंदर। और यहाँ पर डचों ने क्या किया था, अपना रेशम उद्योग के लिए मशीनरी वगैरह स्थापित की थी, या कहा जाए तो क्या किया था, यहाँ पर कासिम बाजार के अंदर रेशम की चक्री लगाई थी। ठीक है, रेशम की चक्री किसने लगाई थी? डचों ने लगाई थी यहाँ पर। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का जो है तत्कालिक कारण क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन आपको पता है कि ये क्यों किया गया था कि जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया था 1905 में, देखिए उसके विरोध के फलस्वरूप ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। पूछा जाए कि भाई यही हो गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और देखिए दोबारा बंगाल का भारत के अंदर विलय हो गया था, कब हो गया था? यानी कि ये कैंसिल कर दिया था बंगाल विभाजन 1911 के अंदर। ठीक है, जो दिल्ली दरबार लगा था, जो जॉर्ज फिफ्थ आए थे, उनकी पत्नी आई थी मैरी, तो उनकी जो दिल्ली के अंदर जो स्वागत में दिल्ली दरबार लगा था, उसी के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो 1905 में जब बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, तो देखिए कलकत्ता का जो टाउन हॉल है ना, वहाँ पर इस स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी। इसका जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कहाँ की गई थी? कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है, 1905 की घटना है ये बंगाल विभाजन की। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए ही हो गया ना, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन। बढ़ते हैं आगे। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं को सही कालानुक्रम कौन सा है। यानी कि 4 घटनाएं आपको यहाँ पर दी गई है, आपको बताना है कि जो कौन सी घटना है वो कब घटित हुई थी। तो देखिए नंबर वाइज देखते हैं। विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, तो पढ़ा है हमने विजयनगर साम्राज्य, तो उसके अंदर पढ़ा था कि जो कृष्णदेव राय है उनका शासनकाल कब से कब तक था। देखिए 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक था। ठीक है, उसके बाद देखिए कुतुब मीनार का निर्माण भाई कब किया गया था। अगर ये आपको ध्यान नहीं आ रहा है तो ये तो पता होगा कि किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है वो शासनकाल आपको पता ही है, ये तो सबको पता ही होगा भाई। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी गुलाम वंश की, तो 1206 तक की, 1206 से लेकर 1210 तक ही रहा था। पोलो खेलते वक्त जो है मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो जाहिर सी बात है कि इसी दौरान ही प्रारंभ किया गया होगा। ठीक है, पूरा तो ये नहीं कर पाया था जो कि इल्तुतमिश ने पूरा किया था, लेकिन समय काल यही मान लीजिए 1606 से लेकर यानी 1206 से 1210 ईस्वी तक, ये इसका हो गया। पुर्तगालियों का आगमन ये पढ़ा है हमने। ठीक है, भारत में यूरोपियंस का आगमन, सब वीडियो है ये हमारे प्लेलिस्ट में, देख ले इनको, फिर ये क्विज सोल्व करने का मज़ा ही अलग आएगा। तो देखिए पुर्तगालियों का भारत आगमन कब हुआ था? 1498 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये जो वास्को डी गामा ये आया था कालीकट तट पर। इसके अलावा देखिए फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक था। तो फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु है वो कब हुई थी? 1388 ईस्वी की बात है। तो ये हो गए भाई साल आपको पता चल गए, ईयर पता लग गए। अब देखिए इनको नंबर वाइज लगा लीजिए, सबसे पहले कौन सी हुई होगी? तो 2 नंबर सबसे पहले आ गया, ये आ गया ना, 2 नंबर पहले आ गया। इसके बाद देखिए उसके बाद आएगा ये देखिए 1388 वाला, तो ये कौन सा हो गया? 4। उसके बाद देखिए कौन सा हो गया? 1498 वाली घटना यानी कि पुर्तगालियों का आगमन, तो 3 हो गया, लास्ट में 1 आ गया। तो ये कहाँ पर है? ये है ऑप्शन नंबर 1, ये राइट आंसर हो गया। तो ये सोल्व हो गया। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कि रंगपुर का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो रंगपुर क्या है? देखिए ये है एक हड़प्पा कालीन, ये यानी कि हड़प्पा कालीन अवशेष यहाँ से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। और ये कहाँ पर है? देखिए ये है गुजरात के अंदर है। ठीक है, गुजरात में देखिए एक नदी है सुखभद्र नदी के तट पर ये मिला है नगर। और इसके उत्खनन की बात की जाए तो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था, ये किया गया था ए रंगनाथ राव। तो यहाँ पर ए रंगनाथ राव है। ठीक है, यहाँ पर एस है तो ए रंगनाथ राव, ए आर राव कह दो, ए रंगनाथ राव। तो ये काम इनके द्वारा किया गया था। देखते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है। देखिए अहमदाबाद सूती वस्त्र श्रमिक संगठन के संस्थापक कौन थे? तो ये संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, टिक नहीं करना है, स्टैटिक जीके का भाई याद रखना होगा। ये किया गया था NM लोखंडे के द्वारा, तो ये इनके द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो अहमदाबाद जो मिल मजदूर है उसके बारे में देखिए संबंधित एक आंदोलन भी है, आपको पता है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो आंदोलन है वो कब हुआ था? 1918 में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था?
गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, और क्यों किया गया था, जो यहाँ पर मजदूर थे ना, तो फैक्ट्री मालिक ने क्या किया था, इनका एक बोनस मिला करता था, प्लेग बोनस, प्लेग के लिए, तो वो बोनस बंद कर दिया था। लेकिन महात्मा गांधी ने देखिए 35% बोनस लेने के लिए आंदोलन किया था। नहीं, मांगा तो ज़्यादा था, लेकिन लास्ट में 35% जो है इनको बोनस मिल गया था। और देखिए ये जो आंदोलन मैं बता रहा हूँ, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, तो यहीं पर सर्वप्रथम गांधी ने क्या किया था, भूख हड़ताल का भी प्रयोग किया था। तो ये चीज़ याद रखने वाली है। ठीक है, ये है आज के 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज में जल्दी ही।